हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आज आप सबके सामने मैं स्टेट बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ. ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट थिंग इज दैट आई होप you all understood what is the meaning of micro and macro, because ये आपने 11th standard में पढ़ा है. Yes, so the meaning of micro means, what is the meaning of micro? The meaning of micro means small. Yes, and what is the meaning of macro? It means large. Yes or no? Micro means like, what is the example of micro? Like chip बहुत small होता है ना, हम लोग उसको मोबाइल में यूज़ करते हैं. एंड मैक्रो, मोबाइल वो बड़ा हो गया. सो द मीनिंग ऑफ माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज. सो इन दिस चैप्टर इज़ वेरी IMP रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. स्टार्टिंग के आपके स्टूडेंट्स जितने भी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एंड जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ तो साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको जितने भी MCQs आते हैं वो भी आपको साथ साथ में मैं अंडरलाइन कराऊंगी. तो जब भी आप मेरा वीडियो देखें, अपना टेक्स्ट बुक और पेन साथ में लेकर बैठें. इस तरह आपका चैप्टर्स का MCQs भी साथ में रेडी होता जाएगा. ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट here meaning of micro means small parts. Just now I told. Yes, so first I will start with introduction topic. So introduction is, चलो रीड करो आप लोग भी मेरे साथ में. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स. सो हियर सबसे पहला आपका MCQs बन रहा है, माइक्रो एंड मैक्रो आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ओके, सो आप इसको अंडरलाइन कर लेना. नाउ द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज. यस स्टूडेंट्स, MIK एंड MIC, इन दोनों में फ़र्क है. MIK इन द बिगनिंग, ये जो हमारा माइक्रो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड के से आया है, MIKROS, माइक्रो. एंड लेटर ऑन ये मॉडिफाई होके क्या बन गया है, MICROS, माइक्रोज. ओके, सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स ए स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स अ वेरी स्मॉल पार्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मैक्रो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो? मैंने अभी आपको बताया था, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, एग्रीगेट, टोटल. फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट्स हैं. ओके, समझो आपके क्लास में एक साथ 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स क्या हो गए, किसके एग्जाम्पल हैं? MAKRO, दैट इज MACROS, मैक्रोज. मतलब ये टोटल इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो. द सेम थिंग मैक्रो भी आपका किससे डिराइव्ड हुआ है? इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड MAKROS, मैक्रोज. और बाद में ये के क्या हो गया, ये के क्रॉस हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, सी, मैक्रोज. क्लियर? अब आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन करना है वो ये है कि माइक्रो एंड मैक्रो, these terms were coined by the Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. अब आपको क्वेश्चन आएगा, द 2 words coined by dash, तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का नाम लिखना है और वो इकोनॉमिस्ट कौन है? रैगनर फ्रिश. सेम क्वेश्चन आ सकता है, रैगनर फ्रिश ऑफ विच यूनिवर्सिटी? ओस्लो यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रैगनर फ्रिश ईयर 1933. तो इस तरह से आपके यहाँ पे 2 लाइन में 3 MCQs बन रहे हैं. आर यू गेटिंग? तो आप ये साथ में अंडरलाइन करते चलो. ओके, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको साथ, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स,
बोर्ड में जो पेपर्स आता है ना, वो कैसे लिखना है, क्या करना है, एवरीथिंग इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन। लेकिन सबसे पहले आप इसका आंसर इन डिटेल तो आपको सबको पता रहता है। आप टारगेट यूज़ करते हो, रिलायबल यूज़ करते हो, कई लोग क्लासेस जाते हैं, क्लासेस का नोट्स यूज़ करते हैं, बट वो जो नोट्स होते हैं ना, उसके जो वर्डिंग्स होते हैं ना, दे आर हार्ड. So few students they can easily do it, but there are many students who are not able to do all that wordings, to learn all that words. So due to that मैं ऑलवेज ये एडवाइस करती हूँ स्टूडेंट्स को कि तुम लोग जब भी बैठो टेक्स्ट बुक को रीड करो, रीड योर टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपका जो भी है MCQs हो, आंसर इन डिटेल हो, आंसर द फॉलोइंग हो, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. क्लियर यू ऑल? सो आपने ये अंडरलाइन किया. अब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हुआ. माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स ए स्मॉल, एंड मैक्रो इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज. क्लियर? येस और नो? अब आपका आता है नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, that is branches of economics. Okay, there are two main branches of economics. Clear? So the first branch is microeconomics and second branch is microeconomics. आप लोगों के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है. There are how many branches of economics? 1, 2, 3. So your correct answer is 2. Name it micro and macro. Clear you all? Okay? अब आते हैं, अब आपका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग सम इकोनॉमिस्ट्स. आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, and about some economists. Economists क्यों? Why there is a need to study the regarding economists? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो जाके आपका ये इकोनॉमिक वर्ड जो है ये डिक्शनरी बनी है और ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ में आया है. सो व्हाट काइंड ऑफ रोल हैव बीन प्लेड बाय ऑल दोज इकोनॉमिस्ट्स. So it is very important to study about them. Okay? So the first economist is Ragnar Frisch. Again आपका MCQs बन रहा है, 1895 and 1973. और वो कहाँ के थे? He was a Norwegian economist. कहाँ के थे वो? He was a Norwegian economist. And he was a Nobel Prize winner that he received in 1969. Okay, so आपका पहला क्वेश्चन है रैगनर फ्रिश was born in 1895 and डेथ कभी हुई थी? 1973 में, and he was a Norwegian economist and he was the Nobel Prize winner. इतना लाइन अगर आपने इनके बारे में लर्न किया तो आपका MCQs ईजिली सॉल्व हो जाएगा. He was a great mathematician as well as वो बहुत ही मैथ्स का एक दूसरा सब पार्ट भी होता है स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी वो बहुत ही एक्सपर्ट थे. ओके, बिजनेस आपके रैगनर फ्रिश के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है. ओके, नाउ द सेकेंड इज Frisch was likely the first person to have referred to the study of the individual firm and producer as microeconomics. Yes students, अभी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे आपको माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में पढ़ा रही हूँ. तो फ्रिश वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने माइक्रो वर्ड यूज़ किया. इसके पहले माइक्रो नाम का वर्ड नहीं था. सो हु यूज्ड फर्स्ट माइक्रो वर्ड? रैगनर फ्रिश. ओके, तो ये आपका MCQs क्लियर हो गया. एंड लेटर ऑन उन्होंने ही मैक्रो भी इंट्रोड्यूस किया है. क्लियर यू ऑल? यस. नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं. मीनिंग आपने समझ लिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. देन आपने इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश के बारे में पढ़ा. फिर आपने पढ़ा देर आर हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स.
there are two main branches of economics, that is micro and macro. अब हम लोग चलते हैं हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये आता है ऑलवेज, इट डजेंट कम्स, बट समटाइम्स ये 4 मार्क्स में आ जाता है. Listen students, one thing very carefully. If you want to achieve a good marks in economics, then you always have to write only economical words. If you write economical wordings, then only you are going to get the marks. Getting? So आपको economical wordings learn करने पड़ेंगे. Clear? तो आपका सबसे अभी नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इन हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत सारे इकोनॉमिक्स के नाम लर्न कर रहे हैं. दैट इज़ एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट. इट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच. ओरिजिन ऑफ दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड back to the era of classical economics, Adam Smith, David Ricardo and J.S. Mill. So first line is like that. Now second is neoclassical economics. Now the thing is that neoclassical economics, Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. ये आपको सीधा सीधा क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप हुआ. आप प्री प्राइमरी में जाते हो फॉर एग्जांपल, फिर आप प्राइमरी में जाते हो, फिर आप सेकेंडरी में जाते हो, तो आपका डेवलपमेंट होता है ना एजुकेशन में. इसी तरह से इकोनॉमिक्स का भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है. तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, लर्न करना है कि द वे इट वाज डेवलप्ड. इन्होंने डेवलप किया, फिर इन्होंने भी डेवलप किया, फिर अदर इकोनॉमिक्स इन ये सारे सैम्यूलसन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, ये सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में. तो दीज ऑल 3 लाइन्स यू हैव टू लर्न. क्लियर? नाउ इन द सेम वे हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी आपका सेम यही चीज़ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कैसे डेवलप हुआ है. Macroeconomics was also developed. Macroeconomics did exist in the past before the evolution of the microeconomics in the 16th and 17th century. तो आप लर्न कर सकते हो कि macroeconomics was developed in 16th and 17th century. Okay. Followers of mercantilists means a group of businessmen advocate policies to the government which were based on macro approach. In the 18th century, French thinkers tried to analyze the concept of national income and wealth. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्रो मतलब हम कौन से लेवल की स्टडी करते हैं, हर चीज़ जो बड़ा हो, जिसका कॉन्सेप्ट बड़ा है. लाइक फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम. आपके घर की इनकम है तो वो सिर्फ आपकी हुई, मतलब वो माइक्रो हुई. लेकिन आपको पूरे बिल्डिंग का कैलकुलेशन करना हो तो वो बड़ा हो गया ना, वो मैक्रो हो गया. तो मैक्रो में हम लोग कैसे किसकी स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. और नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में किसका हाथ है, रिकार्डो, जे.एस. मिल. इन इकोनॉमिस्ट वही हैं. आपको एक बार अगर आपने माइक्रो में नाम लर्न कर लिया इकोनॉमिस्ट का, द सेम नेम यू कैन राइट इन मैक्रो ऑल्सो. ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन. यू नो व्हाट इज द ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन मीन्स व्हाट? इन 1930 जब वर्ल्ड वॉर हो गया था तो उसके बाद दुनिया में खाने के लिए, पीने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास कोई जॉब नहीं था, लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे. दिस इज़ कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन. सो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मैनार्ड केन्स पब्लिश्ड हिज फेमस बुक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936. देखो ये आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा. लॉर्ड जॉन मैनार्ड कौन सा बुक पब्लिश किया था? जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विच वॉज इश्यूड इन 1936. So again you do underline this line. Okay. Now Keynes used macroeconomic approach to analyze economic problems. The credit for the development of macroeconomics approach goes to Lord Keynes. सबसे ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने डेवलप किया है?
लॉर्ड केन्स ने. ओके, एंड लेटर ऑन ये सारे मैथ्यूज, विक्शेल, वॉलरस, आइवरिंग फिशर, these all are other economists who also helped a lot for the development of the macroeconomics. Clear? Okay, so अब आपका आता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. दैट इज हमारा है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, आपको बार बार अगेन एंड अगेन मैं ये बता रही हूँ कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल. अब इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. और या दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप कैसे लिखोगे? सो द क्वेश्चन इज, सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बाद में आप लिखोगे, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. इट स्टडीज द economic actions and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of particular commodity or a factor etc. आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. अभी मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया है. मीनिंग मतलब आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न करेंगे एंड लिखेंगे. सो माइक्रो में हम किसका स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, price of a particular firm, because these all are the study of small parts. तो माइक्रो में हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं. ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन. मैंने आपको अभी बताया कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली. अगर आपका डेफिनेशन एग्ज़ाम में प्रॉपर नहीं है तो आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको हाफ मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू वांट टू अचीव प्रॉपर फुल 2 मार्क्स तो आप कैसे डेफिनेशन को लिखोगे? लिसन इट वेरी केयरफुली. तो कोई भी डेफिनेशन यू कैन लर्न, ईदर दिस और दिस, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस वन इज़ द शॉर्ट, सो लर्न दिस. सो यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, then dash, start with inverted comma, that is microeconomics is in fact a microscopic study of the economics, full stop, close inverted comma. इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे तो ही आपको प्रॉपर 2 मार्क्स मिलेगा. क्लियर? तो आपको इस तरह से मीनिंग लिखना है एंड देन डेफिनेशन लिखना है, देन आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा. सो टेक केयर. नाउ द नेक्स्ट इज, तो डेफिनेशन आपका माइक्रो का क्लियर हो गया. यस. अब आता है नेक्स्ट वेरी IMP टॉपिक इज एक्सप्लेन इन डिटेल स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 4 मार्क्स. कितने मार्क्स का आता है ये? 4 मार्क्स का. एंड इट्स वेरी IMP. इट ऑलवेज कम्स. Explain in detail the scope of microeconomics. Okay, so students, if you want to achieve the good marks, you have to do the practice of this flow chart. आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आपने 2 लाइन सबका पॉइंट्स लिखा, एक्सप्लेन किया, आपको आउट ऑफ 4 ईजिली आपको 3 मार्क्स मिलेगा. अदरवाइज 1, 1.5 और बहुत इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है. But if your presentation will be good, then definitely you will achieve a very good marks. Okay? So now I'm going to start scope of microeconomics. So here the first is theory of, try to understand. ये हमारा A part है, ये हमारा B part है, ये हमारा C part है. जैसे आपका you are having total 6 subjects, Eco, OC, English and so on. ऐसे हमने इसको 3 parts में divide कर दिया. First is theory of product pricing, second part is theory of factor pricing,
एंड थर्ड पार्ट इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे. ओके तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ए पार्ट, दैट इज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्राइसिंग का मतलब क्या होता है. प्रोडक्ट मीन्स जो भी सामान हम खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में बहुत सी सामान है, हम कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. आपका नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, पेन है, ये सब सामान है ना. तो ये सारे सामान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. ओके अब आप प्रोडक्ट खरीदने को गए, आप टेक्स्ट बुक खरीदने को गए, तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क द प्राइस. yes or no. First you will ask the price. Whatever you are going to purchase, always it is our human nature that first we always ask the price. So what is the product and what is the price? You followed the meaning? Yes? तो हमारा ये दो theory of product pricing. This is divided into demand and supply. Very simple. If being as a consumer, I am using any of the product, then I have to do demand. और अगर मेरे डिमांड होगा तो सप्लाई होगा. डिमांड सप्लाई पे डिपेंड है, सप्लाई डिमांड पे डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल टीचर इज़ डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू टीच एंड स्टूडेंट इज़ डिपेंड ऑन टीचर. अगर टीचर को कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है तो टीचर किसको पढ़ाएगी, तो टीचर को स्टूडेंट चाहिए ना. येस और नो. और अगर स्टूडेंट्स है, टीचर ही अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स पढ़ेगा कैसे. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. So demand is depend on supply and supply is depend on demand. So now अभी आपको समझ में आ गया what is the meaning of product pricing. Product pricing means demand analysis and supply analysis. So your A part is very much clear. अब हम लोग बढ़ते हैं B part की तरफ, that is theory of factor pricing. So now the first question is, what is the meaning of factor? Factor means what? Yes, so factor means, see, you all are student. Yes or no? अभी आप कभी भी एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, आप रोड पे अगर चल रहे हो तो आप किसी को देखकर बता सकते हो कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ छोटा बच्चा है, या आप 17-18 ईयर्स का टीनेजर्स है, या 40-45 के अंकल हैं. आप उसके अपीयरेंस से, physical appearance say you will come to know that what is the age of that particular person. Yes or no? This is all called factor. Like if you all are teenagers, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नए स्टाइल के कपड़े पहनना, बैग लेकर चलना, तो कोई बोले हाँ ये तो स्टूडेंट्स ही है ना. That is all your factors. In the same way, in economics also there are factors. Yes or no? As you all are aware that economics is nothing. It is a combination of production, supply, demand, money. Yes? इकोनॉमिक्स में यही सब होता है. सो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो आप हवा में तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे. यू नीड लैंड, लेबर, सबसे पहले आपको फाइनेंस चाहिए. यस. सो इस तरह से यहाँ पे दीज ऑल आर 4 फैक्टर्स, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. सो ये हमारे प्रोडक्शन में, ये जो प्रोडक्शन है ना, इस प्रोडक्शन में ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं. क्लियर. सो ऑलवेज ध्यान में रखना, देर आर हाउ मेनी फैक्टर्स, देर आर 4 फैक्टर्स. रेंट आपको देना पड़ता है, जो आप लेबर अपॉइंट करोगे उसको आपको वेजेस देना पड़ेगा, जो आपने रेंट पे लैंड लिया है उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अब बाद में जो फाइनल आपका प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट या लॉस, वो आपका प्रॉफिट है. Okay, so there are always 4 factors of production, that is rent, wages, interest and profit. So B part is very much clear. अब हम लोग आ जाते हैं C part पे, that is theory of economic welfare. So now my first question is, what is the meaning of welfare? And that is economic welfare. Economic welfare means, like for example, see, just observe your neighbor. One of your neighbor is very rich and one of your neighbor is okay. How?
कैसे आपको मालूम पड़ा कि आपका एक नेबर बहुत रिच है और एक नेबर थोड़ा ओके ओके है, ठीक ठीक है? उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। यस, उससे घर में जो जो रिच नेबर है वो कार है, एक से बढ़कर एक दो कार है, बाइक है, स्कूटी है, घर भी एकदम लग्जीरियस है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भाई ये पर्सन तो रिच है। दूसरा है ओके ओके ठीक है, एक स्कूटी है, घर भी ठीक ठाक है, तो यू ऑब्जर्व दैट येस दिस पर्सन इज ओके, लाइक अ काइंड ऑफ फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। सो इकोनॉमिक वेलफेयर मीन्स आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, and standard of living is a combination of everything. Yes, it is not only a combination of only one thing. Your house, your furniture, your property, everything is a combined together. It's called economic welfare. तो ये स्टूडेंट्स, ये मैं आपको जनरल एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप इकोनॉमिक्स से उसको रिलेट कर सको एंड लेटर ऑन वो आपको लर्न करने में ईजी हो। ओके, सो नाउ हियर इकोनॉमिक वेलफेयर मीन्स efficiency in production, consumption and overall economic efficiency. Very simple. पहले हमारा प्रोडक्शन होता है, जब सामान का प्रोडक्शन होता है मतलब बनता है, फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। What is the meaning of consumption? Consumption means to use करना। Consumption means to use करना। So first हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं मतलब बनाते हैं, then we have to use it means we do consuming, and later on we say that yes we are achieving overall economic efficiency. So hope so ये चार्ट आपको प्रॉपर से समझा होगा। क्लियर? अब आता है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट इज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। The price of an individual commodity is determined by the market forces of the demand and supply. Microeconomics is concerned with the demand analysis, that is इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई एनालिसिस एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। जो मैंने आपको चार्ट में एक्सप्लेन किया यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वो आपको पूरा लर्न करना है। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या है, लैंड, लेबर, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिकल वे में लर्न करनी है। दैट्स इट। ओके, नाउ अब आपका आता है सी इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मैंने अभी आपको बताया एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड देन इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। ओके, इफिशिएंसी कंजम्पशन में आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अगर मार्केट में माल सप्लाई होगा, माल सप्लाई होने का मतलब होता है उसकी ऑन टाइम डिलीवरी होगी। अगर ऑन टाइम डिलीवरी होगी तो ही वो हमको जो भी सामान चाहिए वी कैन गेट इट ऑन टाइम। सो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, दिस चार्ट आपको अच्छे से समझ में आया? येस और नो? नाउ अब हम लोग आते हैं overall economic efficiency. It means the production of those goods which are most desired by the people. Yes? Microeconomic theory shows under what condition these efficiencies are achieved. Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory. Do underline students. आपको हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज विच थियरी, तो आपका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थियोरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थियोरी। एम आई कितने लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेंशन में क्वेश्चन है एम मतलब माइक्रो का और वो आंसर लिख देते हैं MA मतलब मैक्रो का। सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स। ऑलवेज हमेशा अल्फ़ाबेट पे ध्यान रखो। ये आपका MI है और ये आपका MA है, दोनों में बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन MI दैट इज़ माइक्रो and MA that is macro. So whenever you are reading your question, always read very carefully. So microeconomics is which theory? Microeconomics is a price theory. Getting? Do underline. After that, this approach does not study the national economic problems such as unemployment. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो आंसर इज राइट और रॉन्ग? योर आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज माइक्रोइकोनॉमिक्स ऑलवेज क्या स्टडी करता है? स्मॉल पार्ट्स, दैट इज पर्टिकुलर फर्म, प्राइस, दीज ऑल थियरी। ये नेशनल इनकम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, ये मैक्रो का पार्ट है, माइक्रो का नहीं है। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू बी
You should take care very carefully. Okay? After that, so आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूँगी.